एनआईयूएस डीएलएड को लेकर आज दिन भर खबर चलती रही और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एनआईयूएस से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था बीपीएससी टीआरई 3 पे स्टे लगाने के उसमें एनआईयूएस वालों को शामिल करने के लिए, इससे संबंधित आज दिन भर खबरें जो है वह सोशल मीडिया में घूमती रही कि टीआरई 3 पे स्टे लगा दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। अब डायरेक्ट एनआईयूएस वाले को टीआरई 3 के जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होने वाली है उसमें शामिल किया जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं तरह तरह की खबरें चलती रही। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि क्या सच में बीपीएससी टीआरई 3 पर रोक लगा दी गई है, क्या एनआईएस वाले को डायरेक्ट काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कमाल फैजी और आप देख रहे हैं स्टडी विद फैजी यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि वीडियो जब भी पब्लिश किया जाए तो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि आज जो खबरें निकल कर आई, इसके जो अधिवक्ता थे, यहाँ नीचे देख सकते हैं अधिवक्ता का नाम दिया हुआ है मनदीप कालरा और राधिका जलान जो अधिवक्ता थे, उनके द्वारा क्या कुछ खबरें इसमें सोशल मीडिया में डाला गया और वही खबर पूरे दिन तक चलता रहा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं एनआईयूएस डीएलएड की बड़ी जीत टीआरई 3 में क्या कुछ बातें हैं। तो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आवेदकों जिनका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो भी पिटिशनर थे, उन्हीं के बारे में कहा गया है कि जिनका हम प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो पिटिशनर थे, को 1 से 8 तक के लिए शिक्षकों के लिए जो बिहार राज्य में शुरू होने वाली है काउंसलिंग में सीधे भाग लेने की अनुमति दे दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि एनआईयूएस डीएलएड नियमित डीएलएड के समान सरकारी भर्ती में भाग ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी सभी आवेदक को बधाई। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या कह रहे हैं कि काउंसलिंग में सीधे भाग ले सकते हैं। जब इसकी हियरिंग हो रही थी तो उसमें जो ये बातें कही गई तो उसमें हियरिंग में ये जो वकील साहब थे इनके द्वारा ये चीज़ नहीं बताया गया कि बीपीएससी टीआरई का फॉर्म अप्लाई हो चुका है, उसका एग्ज़ाम हो चुका है, उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, अब उसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। इन सब चीज़ों पे चर्चा नहीं की गई तो डायरेक्ट इनको काउंसलिंग में कैसे शामिल किया जाएगा। इनको पता नहीं है कि अब बिहार में क्या होता है, नियोजन इकाई से शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है कि डायरेक्ट उनका काउंसलिंग ही होगा और उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है, एग्ज़ाम से पहले नोटिफिकेशन जारी करती है, फॉर्म भराता है, उसका एडमिट कार्ड आता है, एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट आता है, तब उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को चर्चा वहाँ पर नहीं की गई और डायरेक्ट ये बात कह दिया गया कि जो भी पिटिशनर है जिनका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको डायरेक्ट काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दे दी जाएगी। इस पे एनसीटी के जो वकील थे उन्होंने डायरेक्ट कह दिया इस मामले में कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जो भी निर्णय होगा हम उस निर्णय का सम्मान करेंगे और इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। और यहाँ आगे कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि एनआईयूएस डीएलएड नियमित डीएलएड के समान भर्तियों में शामिल हो सकते। तो ये तो पहले वाले जजमेंट में ही कह दिया गया था कि एनआईयूएस डीएलएड जो है बीच में ये कभी इनवैलिड था ही नहीं। जब से ये डिग्री लोग किए हैं तब से वैलिड हैं। जो भी 10 अगस्त 2017 से पहले जो भी लोग सर्विस में थे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स में थे या गवर्नमेंट में थे, जहाँ भी थे वे लोग उस समय से ये वैलिड थे, कभी भी इसको इनवैलिड नहीं किया गया था। बीच में आपको बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, बीपीएससी टीआरई 1, तो टीआरई 1 में तो कोई लोचा ही नहीं था क्योंकि ये तो ऑलरेडी वैलिड थे ही। टीआरई 1 में फॉर्म भी डाले थे लोग, एग्जाम भी थे, बहुत सारे लोगों का जॉब में भी हुआ। बीच में मामला टीआरई 2 का फंसा और अभी टीआरई 3 चल रही है। तो डायरेक्ट इनको काउंसलिंग में शामिल करने की कोई बात ही नहीं है। हाँ सर, ये गवर्नमेंट ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक नोटिस ज़रूर इशू किया है। किसको इशू किया है? तो सरकार को बिहार गवर्नमेंट को एक नोटिस इशू किया है और अगला जो हियरिंग हुआ उस डेट पे उस नोटिस का जवाब देगी। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार जो है इस काउंसलिंग प्रक्रिया पे स्टे लगाती है, रोकती है, या सरकार चाहे तो काउंसलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ा भी सकती है। चूँकि आप देखेंगे टीआरई 3 का जो नोटिफिकेशन आया है, तो टीआरई 3 के नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 18 माह का जो डीएलएड होगा, एनआईयूएस से संबंधित 18 माह का जो डीएलएड है वह इस भर्ती प्रक्रिया के लिए मान्य नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट है और उस जजमेंट में ये कहा गया है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया जब एक बार शुरू हो जाती है तो उसमें जो नोटिफिकेशन में जो नियम और शर्तें दिया गया है, जो उसके महत्वपूर्ण बिंदु, जो प्रावधान दिए गए हैं, उसी प्रावधान के आलोक में ही वह पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करा सकती है। बीच में कोई भी चेंजिंग उसमें नहीं किया जा सकता है। किसका जजमेंट है? सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट है कि बीच में
कोई भी प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जा सकता। नोटिफिकेशन में जो चीज़ डाला गया है उसी चीज़ को ही डाले, उसी चीज़ के आधार पे ही पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराई जाएगी। चलिए अब उस चीज़ को भी हम लोग देखते हैं। जब 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें क्या कुछ बातें कही गई थी। तो ये दे सकते हैं इसी दिसंबर के महीने में 10 दिसंबर 2024 को जब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पे सुनवाई हुई और उसका फाइनल जजमेंट आया, तो उसमें कहा गया कि इस न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिकाकर्ताओं और कुछ आवेदकों की ओर से उठाई गई शिकायत यह है कि हालांकि वे रोजगार में थे और 22 सितंबर 2017 के मान्यता आदेश के अंतर्गत आते थे, उनका मानना है कि इस न्यायालय का दिनांक 28 नवंबर 2023 का निर्णय और आदेश, इसके बाद समीक्षाधीन निर्णय यानी 28 नवंबर 2023 को ही सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि NIOS DELED जो है वह नई भर्ती के लिए मान्य नहीं है। किसी भी तरह की नई भर्ती के लिए इनकी डिग्री मान्य नहीं है और तभी ही से ही इनकी डिग्री, जो लोग बच गए, जो लोग सर्विस में चले गए थे उनको तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो लोग बच गए थे इस डेट से वैल्यू क्या हो गए थे, इनवैलिड हो गए थे और इसी को चैलेंज किया गया था। उनके रास्ते में आएगा यदि वे अन्य संस्थानों में या प्रोन्नति के अवसरों के लिए आवेदन करके अपनी संभावनाओं को बेहतर बना सकते हैं। और फिर इस जजमेंट को चैलेंज किया गया और इसको फाइनली पलट दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था, तो कहा था कि हमने समीक्षाधीन निर्णय में पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि एक मुश्त योजना केवल उन शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदान की गई थी जो 10 अगस्त 2017 तक कार्यरत थे। इसलिए हम वर्तमान समीक्षा याचिकाकर्ताओं के साथ साथ विभिन्न आवेदनों पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। और स्पष्ट कर दिया था कि जो लोग भी 10 अगस्त 2017 से पहले सर्विस में थे तो उन सभी का जो 18 महीने का DELED है वह रेगुलर जो 2 साल का जो DELED होता है, जो यहाँ देख सकते हैं, वैध डिप्लोमा धारक माना जाएगा। 2 वर्ष का जो DELED होता है उसके समक्ष इसको माना जाएगा। तो इस पहली बार पटना हाई कोर्ट ने जब इसका निर्णय दिया था कि 18 माह का जो DELED है वो सभी नई भर्तियों के लिए वैध माने जाएंगे, उस समय भी NCTE ने अपना पाला झाड़ लिया था और स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उसका हम सम्मान करेंगे। और जब 28 नवंबर 2023 को जब यह कह दिया गया कि नहीं 18 माह का DELED वैलिड नहीं है, उसमें भी जो NCTE के जो वकील थे वो साइलेंट रहे और उन्होंने कोई आपत्ति इसमें दायर नहीं की। और फाइनली जब 10 दिसंबर 2024 को जब जजमेंट दिया गया उस समय भी उनका यही कहना था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और आज जब ये निर्णय दिया गया है तो फिर आज भी इनका यही कहना था कि NCTE का कि मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। अब गेंद कहाँ फेंका गया है, तो गेंद जो है सरकार के पाले में फेंक दिया गया है। सरकार के पाले में फेंक दिया गया है। अब इस पर सरकार को विचार करना है कि या तो वे इंतज़ार करें इसका फाइनल जो हियरिंग होगा उसके फाइनल हियरिंग जजमेंट का इंतज़ार करें। किसके लिए, तो BPSC-TRE से संबंधित जो केस किया गया है इसके फाइनल सुनवाई का इंतज़ार करें। या सरकार अगर चाहेगी तो इसको जो काउंसलिंग जो प्रक्रिया है वह काउंसलिंग करा भी सकती है, लेकिन जहाँ तक चांस है कि काउंसलिंग को क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। चूँकि काउंसलिंग पे रोक लगाने के लिए कोर्ट ने आदेश तो नहीं दिया है, किसी भी तरह का सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नोटिस नहीं किया है कि फ़िलहाल आप इसमें क्या कर दीजिए, स्टे लगा दीजिए, इसको रोक दीजिए। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि नोटिस जो है इशू किया गया है, ये 100% खबर है कि सरकार को नोटिस इशू किया गया है और उनको कहा गया है कि आप इसमें अपना जवाब दाखिल करें। तब सरकार को देखना है कि क्या वे इस पे स्टे लगाती है और काउंसलिंग पे स्टे लगाकर ये जो प्रक्रिया है उसको रोक देगी और कुछ होगा वो तो देखने वाली बात है। लेकिन आपको पता है कि 2025 जो है वो कौन सा वर्ष है, चुनाव का वर्ष है। 2025 चुनाव का वर्ष है, तो चुनाव को संभावनाओं को देखते हुए हमें नहीं लगता कि सरकार किसी प्रकार कोई रिस्क लेना चाहेगी, क्योंकि वोट बैंक एक बड़ा प्रभावित होगा NIOS वालों को लेकर। तो जहाँ तक चांस है कि फ़िलहाल इसके काउंसलिंग की प्रक्रिया पर स्टे लग सकती है, रोक लग सकती है। और अगर रोक लगेगी तो आप पूरी तरह से श्योर हो जाइए कि फॉर्म को फिर से क्या किया जाएगा, रीओपन किया जाएगा। किसके लिए रीओपन किया जाएगा, तो NIOS से संबंधित जो DELED वाले हैं उनके लिए रीओपन किया जाएगा। और फिर आगे की प्रक्रिया क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए अपडेट्स हैं। जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको सबसे पहले अपडेट देने का प्रयास जरूर करेंगे। चैनल को पहली बार देखना है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।